नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश विधानसभा चुनाव 2023 और इसके साथ साथ एक ऐसे रण की तैयारी कर रहा है जिससे भारत को देश का प्रधानमंत्री मिलेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024। तमाम राज्यों में कवायद शुरू हो चुकी है। कहीं तीसरे मोर्चे की आहट होती है तो कहीं विपक्ष एकता की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने ऑरा के हिसाब से, चाहे वो विदेश हो, तमाम राज्यों में धूम मचा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहली खबर यह है कि मिशन 80, जो मोदी का मिशन 80 है, उसको लेकर सबसे पहले योगी जी उनको लूप में लिया गया। अब सांसदों को बोला गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ, रिपोर्ट कार्ड तैयार करो। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है, ये यहाँ के जो विधायक और जड़ से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो ही बेहतर समझते हैं, जानते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ के जो मुद्दे हैं नेशनल हेडलाइन बटोर लेते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो। ऐसे में मैंने एक जिक्र करा नेशनल हेडलाइन का। नेशनल हेडलाइन का शब्द उन्हीं से हम बात कर सकते हैं जो एक पत्रकार भी रहे हैं और अपनी पत्रकारिता का एग्रेशन अपने काम में पॉलिटिशियन बनकर निकाल रहे हैं। एक समय में योगी के सलाहकार थे, अब ये पूर्वांचल की योगी सरकार 2.0 में पूर्वांचल के वफादार हो गए हैं। शलम मणि त्रिपाठी जी, तमाम प्रादेशिक और नेशनल मसलों पर बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत धन्यवाद निहारिका जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने नई पारी शुरू की है और मैंने देखा कि बहुत लोकप्रिय हो रहा है आपका जो ये फोरम है। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपने इस इतने लोकप्रिय फोरम पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शलभ जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, जर्नलिज्म रास नहीं आ पा रहा था, एकदम पॉलिटिक्स में कैसे किया? ये सवाल 10 साल से कोई आपसे पूछना चाह रहा था, आपने जवाब भी दिए होंगे, लेकिन अभी ताजा ताजा क्या आंसर है? नहीं, मुझे लगता है निहारिका जी कि एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों ने हमेशा कोशिश की कि जो आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं या आम आदमी की जो परेशानियां हैं, कैसे किसी को न्याय मिल सकता है, कैसे किसी को सहूलियत मिल सकती है, हम उसे उसे उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लगा कि पत्रकारिता की अपनी एक लिमिटेशन है। आप खबरें दिखा सकते हैं, हेडलाइन दिखा सकते हैं, और हम सब दोनों ही क्योंकि एक ही फील्ड से हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण बना, हमारे पूर्वांचल में एक बीमारी होती है इंसेफेलाइटिस की बीमारी। इंसेफेलाइटिस की बीमारी करीब जी इंसेफेलाइटिस की बीमारी करीब 30-40 सालों से थी, और हर साल हम लोग कवर करते थे, और हर साल हजारों बच्चों की उसमें मौत होती थी। योगी जी सांसद होते थे, वह भी वहां के सांसद होने के नाते नाते लड़ाई लड़ते थे। एक पत्रकार होने के नाते मैं भी उस बात को चाहता था कि वो फोरम पर चीजें आए, उठे, और देश की सरकारों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो। लेकिन बहुत कई बार दुर्भाग्यपूर्ण लगता था कि डेंगू से दिल्ली में कोई 10 लोग बीमार हो जाते थे तो वो नेशनल चैनल्स की हेडलाइन बनती थी, और हमारे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में, पूर्वांचल में हजारों बच्चे काल कलवित होते थे, देहांत उनका होता था, दुखद मृत्यु होती थी, हेडलाइन नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलाका था उसको एक गरीब इलाका, पिछड़ा इलाका मानते थे, और टीआरपी के लिहाज से शायद नेशनल चैनल्स के लिए वो बहुत बहुत उसके लिए बहुत जगह नहीं होती थी। मुझे ये बात बहुत कई बार इसको लेकर तकलीफ होती थी, तीस होती थी, लड़ाई करता था न्यूज रूम में अपने कि भाई हमारी खबर क्यों नहीं लेते, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती है। कष्ट ये होता है कि एक बार तो मैंने देखा कि एक माँ है, उन्होंने 2 बच्चों को खो दिया। लेकिन नेशनल हेडलाइंस में खबरें नहीं आ पाती थी। दिल्ली की हो, मुंबई की हो, छोटी सी मारपीट की खबरें भी नेशनल हेडलाइंस में होती थी। उस वक्त लगा कि नहीं, एक दायरा है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन लगा कि जर्नलिज्म का इतना एक दायरा है, उसको तोड़ना होगा, आगे निकलना होगा। आप जानती हैं बहुत चुनौतियां होती हैं, और खासतौर पर जब एक जर्नलिस्ट किसी और प्रोफेशन में आता है, खासतौर पर राजनीति के प्रोफेशन में आता है, तो सबसे पहला ट्रायल उसके खुद के अपने लोग करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सबने ट्रायल भी किया, सहयोग भी किया, आप जैसे लोग दोस्तों ने बहुत मदद भी की, बहुत शुभकामनाएं दी। आप सबकी शुभकामनाओं से और हमारी देवरिया की जनता के आशीर्वाद से आज मैं असेंबली में हूं, और कोशिश करता हूं कि सिर्फ मुद्दा ना बनाया जाए बल्कि मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और आप कर भी रहे हैं, आपका ट्विटर आप जमीन पर कर रहे हैं, और जो लोग जिनके हाथ में सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन है वो ट्विटर पर देख भी रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रिपोस्ट और रीट्वीट्स हो रहे हैं, काम को सराहा जा रहा है। मतलब अपने पेशे में एज अ पत्रकार हम क्या करते हैं, जर्नलिज्म में हम इमोशंस को रिपोर्ट करते हैं, आपने उसको रिपोर्ट करके एग्जीक्यूट दोनों काम कर दिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब दूसरा गंभीर सवाल, योगी सरकार के आप सलाहकार रह चुके, भाई क्या सलाह दे दी कि आधे से ज्यादा पत्रकार आपसे डरते हैं, पत्रकारिता में भी दो धड़े आ गए हैं? शलभ जी, ऐसी क्या सलाह दे दी कि एका था पत्रकारों में और मीडिया में, दो धड़े में हो गया, एक मोदी एक एंटी मोदी?
निहारिका जी, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, देश के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जब बुरहान वानी का एक एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों के द्वारा, आपने देखा होगा कश्मीर के भीतर, मीडिया का एक तबका ऐसा था जिसने उसको मानवाधिकार से लेकर न जाने कितना प्रोपेगेंडाइज किया, इतना किया कि पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने का मौका मिल गया। क्या ये पत्रकारिता है? अभी आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कश्मीर के भीतर कुछ डॉक्टर्स को बर्खास्त किया गया है, और वो इसलिए बर्खास्त हुए क्योंकि उन्होंने सेना पर जानबूझकर इल्जाम लगवाए थे। एक नदी में डूबकर दो बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई थी कश्मीर के भीतर, और डॉक्टर्स जो थे उन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ, और ये कहा कि नहीं, इनका रेप हुआ था, उसके बाद मर्डर किया गया। और कुछ चैनल्स ने, कुछ पत्रकारों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। अभी जब रिपोर्ट आई है, सीबीआई जांच हुई है, बहुत गहन जांच हुई है, तो पता चला कि नहीं, केवल हमारे सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए सब होता था। ये पूरी की पूरी घटना फर्जी थी। इस तरह के बहुत सारे वाक्य हुए, तो हमने कुछ नहीं किया। हाँ, देश ने उनको पहचान लिया। आप मुझे देखिए, मुझे बताइए कि जब इस देश में मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया गया, जब लोकतंत्र को बूटो तलो रौंद दिया गया, जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई सिर्फ इस बात के लिए कि एक नेता चुनाव हार गई और कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो चुनाव गलत तरीके से उन्होंने जीतने का प्रयास किया, तो इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। कितने लोगों ने पुरस्कार वापस किए, कितने लोगों ने असहिष्णुता का नारा पीटा, कितने लोग ये कहने गए कि नहीं साहब, हम तो इकट्ठा होकर आए हैं, अपना सम्मान वापस कर रहे हैं। तो हमने नहीं कहा, जनता ने कहा कि ये गैंग है। ये गैंग है जो बैठकर देश की खाता है, देश की मिट्टी में पलता है, देश की आबो हवा का लुत्फ लेता है, और जब मौका मिलता है तो देश के साथ गद्दारी करता है। हमने कुछ नहीं किया, देश ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, देश ने उनको चिन्हित कर लिया, और जब देश ने चिन्हित कर लिया, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनके दुकानों पर ताले पड़ गए। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, मैं चुनौती देता हूं, कोरोना काल के बाद जब पत्रकार साथियों का देहांत हुआ, पत्रकार साथियों की दुखद मृत्यु हुई, मैं चुनौती के साथ कहता हूं निहारिका जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि जितने भी जर्नलिस्ट का डेथ हुआ, जितने भी पत्रकारों का निधन हुआ है, सबको हम 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे। आप तो पत्रकार हैं, आप जानती हैं, बहुत से संस्थानों में नहीं मिलता नियुक्ति पत्र, लेकिन बहुत सर से वो संस्थानों में। पत्रकार मोदी और योगी से डर क्यों रहे हैं, खबरों को लेकर डर क्यों रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आप देखिए, आपको मैं कहता हूं, आप खुला सवाल पूछिए। आपको बिल्कुल इस बात की छूट है। जो पत्रकार हैं वो डर नहीं रहे, जो पत्रकार हैं वो डर नहीं रहे, जो पक्षकार हैं वो जरूर डर रहे हैं, और पक्षकारों को डरना भी चाहिए। पक्षकार कौन है? आप देखिए, कुछ सारे थे, कुछ सारे लोग जो यहाँ उत्तर प्रदेश में यश भारती का सम्मान पाते थे। अब आप देखिए, वो एक कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने एक गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनाई है, संभवतः अनुराग कश्यप उनका नाम है। अब उत्तर प्रदेश से खाते थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार उनको पेंशन देती थी। आप मुझे बताइए, अरे पेंशन गरीब को मिलनी चाहिए, पेंशन हमारी विधवाओं को मिलना चाहिए, पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए, पेंशन हमारे दिव्यांगों को मिलना चाहिए। ये अनुराग कश्यप को कौन से पेंशन की जरूरत है? पेंशन उत्तर प्रदेश से पाते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार से पाते थे, और फिर एजेंडा चलाते थे। और जब जनता ने दुत्कार दिया, उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई। उसके बाद कहने लगे साहब कि मोदी ने फ्लॉप करा दी, योगी ने फ्लॉप करा दी। आप जब देश के खिलाफ बोलेंगे, देश की सभ्यता के खिलाफ बोलेंगे, देश की संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, तो ये देश तो जाग चुका है, देश को जगाने का काम हमने किया है। अब अगर देश को जगाना गुनाह गुनाह है, तो ये हम मानते हैं कि हम गुनाह, देश को हमने जगाया है। आज क्या कारण है कि दक्षिण भारत की फिल्में हिट हो रही हैं, और जो लोग देश के भीतर बैठ के भगवान का मजाक उड़ाते थे, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे। एक फिल्म आई थी, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस फिल्म में भगवान भोलेनाथ का किस तरह से मजाक उड़ाया गया। इस देश ने वह फिल्म भी देखी है। एक हीरो जाता है मंदिर के अंदर और भगवान को कोसता है, कहता है तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम पत्थर हो, मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं। और वही हीरो दूसरी फिल्म में जाता है, 786 का बिल्ला बांधता है और कहता है देखो गोली लगी बिल्ले पर, मैं जान मेरी बच गई। ये एजेंडा नहीं तो क्या है? आप एक धर्म के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं, और तमाम सारे जो पक्षकार हैं वो ढोल पीट के शुरू हो जाते हैं, नहीं साहब ये तो बिल्कुल सही है, सेकुलरिज्म के नाम पर जहां पर कत्लेआम होते थे, सेकुलरिज्म के नाम पे कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम हुआ, कितने लोगों ने उसको दिखाया, कश्मीर फाइल से नहीं फिल्म सर, आई तो। एकदम आप फैक्ट से चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जर्नलिज्म बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छे फैक्ट्स दे रहे हैं। लेकिन यही आदि पुरुष मूवी, जहां पर क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप किसी महाकाव्य को तोड़ मरोड़ कर चीजों को एकदम गलत तरीके से पेश करते हैं, मुझे तो कोई बीजेपी का इस पर रिएक्शन ही नहीं दिखा। देखिए, हमने इसके पहले भी जो फिल्म आई थी जिसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी के लोगों को विरोध करना चाहिए, हमारा काम नहीं, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? सेंसर बोर्ड ने अगर कोई फिल्म पास की है, सेंसर बोर्ड एक संस्था है, इस देश में हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोई समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है कि जाकर सेंसरशिप लगा दें, ताला लगा दें।
सेंसर बोर्ड ने अपनी फिल्म पास की, आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही मत देखिए। कौन कह रहा है फिल्म देखिए? अगर फिल्म पसंद आ रही है फिल्म देखिए। देश की नहीं जनता तय सर, करेगी ना उसमें कौन सी फिल्में भगवान छोड़नी राम है। का चित्रण कैसे किया है, क्या डायलॉग्स, इस पर बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं बोला। आप भव्य देखिए, राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, भगवान राम को सर्वमान्य है, सर्वप्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से फिल्मों में चीजों को, इतिहास को प्रेजेंट किया गया क्रिएटिव आर्ट के नाम पर, उस पर बीजेपी का एक नेता नहीं बोला है। वो मैं आपसे नहीं बात नहीं कह रही देखिए, नहीं निहारिका जी, मैंने कहा ना, देखिए, कोई भी फिल्मकार है, कोई भी साहित्यकार है, कोई भी कलमकार है, कोई भी पत्रकार है, वो अगर कुछ कर रहा है तो ये समाज उससे सवाल पूछ रहा है। जिन्होंने फिल्म बनाई आदि पुरुष, उन्होंने माफी मांगी, वापस भी किया। आपने देखा होगा मनोज शुक्ला का उसमें हूँ। ट्वीट आया कि हम ये डायलॉग, हाँ, वो अपना डायलॉग वापस ले रहे हैं। कोई अगर किसी को पश्चाताप हो रहा है, कोई वापस करा, अब ये बात हो कि नहीं वो साहब बोलेंगे नहीं हम तो आपकी भावनाएं आहत करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई कितना भी बोले, तो ठीक है। बाकी इस देश में संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जीवित रहने दीजिए। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हम इस देश के लोकतंत्र को अपने बूटों तले रौंदेंगे। संस्थाओं का काम है देखना, ये सेंसर बोर्ड का काम है देखना। भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर इस पर क्यों करें? हाँ, विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमने अपनी बात सही जगह रखी, फोरम पर रखी, हम सरकार में हैं। और उसके बाद आप देखिए बदलाव हुआ है। तो देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत समृद्ध है, वैचारिक तौर पर समृद्ध है। जो जैसा करेगा उसको उस प्रकार का जवाब देना पड़ेगा। योगी सरकार ने 63 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी, धीरे धीरे हर चीज पर टिक मार्क होता चला जा रहा है, कोई जेल जा रहे हैं, कोई शहीद हो रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है विपक्षी द्वारा। मतलब अतीक अशरफ का वो वायरल वीडियो आपने देखा होगा, कब्र के पास एक कांग्रेस का शख्स उन्हें शहीद बता रहा है। बहरहाल अभी कौशाम्बी का भी एक इनकाउंटर हुआ है, तो 63 में से अमूमन सबका टिक मार्क हो रहा है। ये इतनी जल्दी जल्दी क्या ऑपोजिशन के प्रेशर में हो रहा है कि माफिया राज को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, या वाकई और भी ये पूरी लिस्ट जीरो तक आएगी कि भाई 2023 से पहले, 24 से पहले हमने अपना काम पूरा करा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया? मुझे लगता है निहारिका जी कि आपने अपना मोबाइल रिफ्रेश नहीं किया अभी। तभी आप रिफ्रेश करेंगी तो आप पाएंगे कि ये 63 का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा तो शायद 130-40 के आसपास पहुंच चुका है। और अब तो लिस्ट अच्छा। बची नहीं है। हाँ, अब तो लिस्ट बची नहीं है दरअसल। अब माफिया पहले जेल में रहना चाहता था। अगर कोई सरकार, योगी जी की सरकार आती थी, माफिया बोर्ड लेके जाता था, हमको जेल भेज दीजिए। अब जेल में भी कुछ लोग अपने अपने अपनी करतूतों से, अपने कुकर्मों से मारे गए। अब वो कहता जेल भी नहीं रहना चाहते। कोर्ट में भी आप देख रही हैं, कोर्ट में भी कुछ अपराध। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी जी को पूजने वाले लोग हैं। हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। हम वो लोग हैं कि ठीक है साहब, अहिंसा के हम पुजारी हैं। लेकिन अगर कोई किसी पुलिस वाले पर गोली चलाएगा, अगर कोई किसी निर्दोष पर गोली चलाएगा, अगर किसी दलित वंचित पर कोई गोली चलाएगा, उसके साथ हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने के बाद अगर वो हथियार नहीं डालेगा, तो इस देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि एक पुलिस वाले को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर वो गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। योगी जी की बहुत स्पष्ट पॉलिसी थी। और आप पार्ट टू की बात करिए, पार्ट टू तक तो आते आते ढूंढना पड़ रहा है, कोई बचा है क्या? कोई बचता हुआ नहीं दिख रहा। आप प्रयाग में देखिए, डंका बोलता था अतीक अहमद गैंग का, सरकारें बनाता बिगाड़ता था। और समाजवादी पार्टी ने तो गली के गुंडे को उठाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था। सोचिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो व्यक्ति हफ्ता वसूलता हो, जो व्यक्ति बलात्कार कराता हो, जो व्यक्ति कत्लेआम कराता हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा था। हम लोग तो दुखी होते थे, आप भी, मुझे विश्वास भी दुखी होती हूँ। मैं विधानसभा में जब पहुंचा हूँ, दो तरह से मैंने विधानसभा को अपनी देखा, एनालाइज किया। जब एज ए पत्रकार पहुंचा तो मैंने देखा कौन बैठा होता था, मुख्तार अंसारी, फला, अतीक अहमद, ये उनका भाई। तो मैं एज ए पत्रकार सोचता था कि क्या है इस देश का, इस देश के संविधान में कहीं कोई, या लोकतंत्र में कहाँ ये ऐसा हो गया। आज जब मैं एज ए विधायक पहुंचा हूँ, हमारी देवरिया की जनता के आशीर्वाद से, अपनी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, तो मैं देखता हूं कि विधानसभा अपराधियों से मुक्त हो चुकी है। आज आसपास पढ़े हुए लोग, संघर्ष किए हुए लोग, ठीक है शिक्षा दीक्षा कम हो सकती है, और वो संघर्ष करके आए हैं, तो कोई बचा नहीं है दरअसल। आप देखिए, बुलेट प्रूफ बांध के एक अपराधी जाता था, अब अपनी करतूतों से मारा गया। हत्या नहीं होनी चाहिए, हम हत्या के खिलाफ हैं। हत्या नहीं लेकिन होनी चाहिए, शरद चाहे जी, अतीक अहमद और कोर्ट उसके रूम भाई। प्रेमिसेस में और पुलिस की कस्टडी में अगर इस तरीके का इनकाउंटर होता है, सवाल खड़े होते हैं। सवाल यूपी पुलिस पे इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि बहुत समय हो गया, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार चल रहे हैं। ठीक है, मिल जाएंगे। आपको पता है फरार है तो मिल ही जाएंगे। अब तो अपराधियों को डर लगने लगा है, उनको जेलों में भी डर लग रहा है, न्यायालयों में भी डर लग रहा है, बाहर भी भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? और जितना भागेंगे, आपको पता है कि एक व्यवस्था है, इनाम बढ़ता है।
पहले 25,000 के इनामी होंगे, तो हो सकता है गिरफ्तारी में फिर पुलिस घेराबंदी करेगी, कार्रवाई होगी। 50,000 के इनामी होंगे और बड़ी कार्रवाई होगी। 1 लाख के इनामी होंगे और बड़ी कार्रवाई होगी। 2-3 लाख के इनामी को तो भागो, जितना भागोगे इनाम बढ़वाओगे और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आओगे। तो ये तो ठीक है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, आज कोई बता दे कोई माफिया। पहले आपने देखा होगा कृष्णानंद राय का किस प्रकार से कत्ल हुआ था, विधायक थे हमारे, और कृष्णानंद राय की पत्नी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती थी, जाके कोर्ट की दरवाजे पर जाके गुहार लगाती थी कि न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए। पीड़ित जाते थे। श्रवण साहू की हत्या हुई थी, इसी लखनऊ में जेल के भीतर से हत्या कराई गई। पहले उनके बेटे की हत्या हुई, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उनका परिवार कोर्ट में जाता था, न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए। आज तो पहिया घूम चुका है। आज अपराधी के रिश्तेदार कोर्ट के भीतर जाते हैं, कहते हैं बचा लीजिए, बचा लीजिए। योगी जी की सरकार में बच नहीं पा रहे, मारे जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। तो कौन राम राज्य है निहारिका जी? आप इस बात को समझ सकती हैं। जिस दिन शरद जी, भगवान लेकिन आपने अयोध्या, आपने आप लोगों ने बीजेपी पावर में दूसरी बार आई, आप लोगों ने कर क्या दिया है? मायावती जी म्यूट हो गई हैं, कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रही, हेल्प कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब गठबंधन करने से, यूपी के लड़के साथ आने से डर रहे हैं। क्या कर दिया है आप लोगों ने यूपी में? एक हमने कुछ इनडायरेक्ट नहीं किया सपोर्ट कर रहा है और बाकी डर रहे हैं आपसे। निहारिका जी, हमने कुछ नहीं किया। ये उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, मैं आपको बताता हूँ ना। आप लखनऊ आई होंगी, आपने बड़ी बड़ी कोठियां देखी होंगी, विक्रमादित्य मार्ग, उसको कहा जाता था कि ये समाजवादी पार्टी का ये मार्ग है। बहन मायावती जी का भी एक इलाका था, उसको कहते थे मायावती जी का इलाका। आपको पता है, 4-4 कोठियां, 5-5 कोठियां, सरकारी कोठियां, सरकारी दफ्तर तोड़ के नेताओं के घर बनते थे। और वो जन्म जन्मांतर तक होते थे कि साहब हम एक बार मुख्यमंत्री रह लिए तो हमारे ऊपर कोठी होगी, करीब उसकी कीमत होगी 100 करोड़ रुपए। सरकारी पैसा उस पर 900 करोड़ रुपए खर्च होगा, 1,000 करोड़ की कोठी में पूर्व मुख्यमंत्री रहते थे। योगी जी आए, योगी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसको कोठी नहीं मिलेगी, कोठियां खाली कर दो। जब यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी कि मैंने कहा माफिया जिनको जेल के भीतर होना चाहिए, जिनको नर्क में होना चाहिए, वो असेंबली में बैठते थे, वो लोकसभा में बैठते थे। तो इस तरह की स्थितियां देखिए आप। खाद्यान्न जो गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए, समाजवादी पार्टी जी। की सरकार में 1,200 करोड़ का राशन केवल नेपाल जाता था, बांग्लादेश जाता था। इस तरह की स्थितियां थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो बदलाव देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने वो फर्क महसूस किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कर्मयोगी को देखा है। कर्मयोगी कौन? आपको याद होगा, उनके अपने पिताजी का निधन हुआ था। और मुझे बताइए ना, कौन होगा जो अपने पिताजी को अंतिम बार प्रणाम करने नहीं जाएगा? लेकिन इस देश ने 2 उदाहरण देखे श्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर। एक बिल्कुल प्रधानमंत्री ऐसा बिल्कुल। देखा जो सिर्फ माँ को, जिस माँ को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिन माँ के लिए हम सबने उनको सार्वजनिक तौर पर भावुक होते देखा है, माँ को प्रणाम किया, कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। योगी जी को देखा है कि जब कोरोना काल था और एक तरफ पिता की लाश पड़ी थी, पिता की चिता पड़ी थी, योगी जी ने कहा नहीं, इस प्रदेश को आवश्यकता है। इसी लखनऊ से बैठ के पिता को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा कि आप ही ने सिखाया है कि कर्तव्य पथ पर चलना है। कौन होगा ऐसा? एक तरफ तो देश को लूट कर अपने परिवारों को बढ़ाने वाले लोग हैं, मैं नाम पढ़ना शुरू करूंगा, आपका ये बुलेटिन खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ खुद को देश के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं। तो देश की जनता ने तय किया किसके साथ खड़ा होना है, हमने कुछ नहीं किया। ये दुकानों पर ताले इसीलिए बंद हो गए, अब कोई गठबंधन नहीं होगा। और बहन जी के बारे में आप कह रहे हैं, तो बहन जी के बारे में आपको पता है निहारिका जी, एक महिला है, हमारे साथ वैचारिक मतभेद है उनका, हम उनका पुरजोर उनकी खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनके विचारों के हम खिलाफ बोलते हैं। लेकिन क्या एक महिला मुख्यमंत्री बनती है, दलित परिवार से आई हुई महिला मुख्यमंत्री बनती है, तो उसको आप गेस्ट हाउस में जिंदा जलाने का प्रयास करेंगे, उसको आप मार देंगे, उनके साथ आप अभद्रता करेंगे? कौन लोग थे? ये लोकतंत्र को किसने किया था? बहन मायावती जी को जिंदा गेस्ट हाउस के अंदर जलाने का प्रयास हुआ था, और कौन से चेहरे थे? ये अतीक अहमद उसमें शामिल था, ये तमाम सारे गुंडे माफिया उसमें शामिल थे, और कौन लोग संरक्षण जी। दे रहे थे? तो इसीलिए बहन मायावती जी ने फर्क महसूस किया है। हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। जब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जीवित रहे, उनकी हत्या कराई गई इसी बात को लेकर, क्योंकि बहन मायावती जी की उन्होंने जान बचाई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की पूरे जीवन में हमारी भले वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन बहन मायावती जी ने सम्मान किया और कहा कि नहीं, ब्रह्मदत्त जी ने हमारी जान बचाई थी। तो ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर बहन मायावती जी पर कोई हाथ डालेगा, सबसे पहले कोई खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ। मुलायम सिंह जी का दुखद निधन हुआ, सबसे पहले कोई खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ कि ठीक है, हम विचारों से युद्ध करते हैं, व्यक्ति से युद्ध नहीं हमारा, हम विचारों से लड़ते हैं। हमारी आपसे क्या दुश्मनी है? हम तो आपको भी कहेंगे कि आप हमारे विचारों से सहमत हो, आइए ना। और मुलायम सिंह जी तो आ गए थे बाद में,
लोकसभा के भीतर जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया और तारीफ कहा कि हम करी थी, चाहते हैं हाँ। आप देखिए, अंत में राम की शरण में जाना है। उनको भी समझ में आ गया था कि जय श्री राम बोलने पर ही सबका कल्याण है। और इसलिए ठीक है, हमारा किसी से वैचारिक विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। चलिए आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव में 80 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं ऐसे समय में जब एक भाई पीडीएन नाम का जो दिल मिल रहे हैं, कभी धड़े नहीं मिल रहे, कभी धड़े हैं दिल नहीं मिल रहे, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में आ गया है। यूपी लोकसभा चुनाव 80 सीटें, क्या एजेंडा है, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी? कोई एजेंडा नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में आशीर्वाद दिया, 2019 में आशीर्वाद दिया, 2022 में आशीर्वाद दिया। हम बहुत रेडी हैं। और इसीलिए आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उसका एक मूल मंत्र था, हमारे कार्यकर्ताओं हम सभी से था, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, केवल हम जनता दिल, किसी को पेंशन की आवश्यकता है, किसी को सुविधा की आवश्यकता है, ठीक है सरकार भेज रही है, अपने व्यक्तिगत संसाधनों से भी उनके लिए उनकी चिंता करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का परिवार है। इसलिए हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, कोई मैच है क्या मोदी जी के सामने? आप ही से पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम जब जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, अभी हमारा विशेष अभियान चल रहा है, हमारे माननीय विधायक निकले हुए हैं सारे के सारे। हमारे रामपुर कारखाना के हमारे विधायक है सुरेंद्र चौरसिया जी, एक गांव में गए और वहां जब माताओं बहनों के पास गए और कहे कि हम तो मोदी जी का संदेश लेकर आए, लोग बोले रहे आए क्यों हैं? हम तो चाहते हैं कि आप हमें और हमें भेजिए, हम जाके बताएंगे कि हमें आवास मिला, इतने सालों से आवास नहीं मिला था। हमारे भाटपार रानी के विधायक है सभा कुंवर कुशवाहा जी, वो एक दिव्यांग परिवार में गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस बात से इतनी वो तसल्ली मिली कि 2014 के पहले हमें विकलांग कह के हमें ये कहा जाता था और हमें कुछ नहीं मिलता था। आज मोदी जी ने दिव्यांग कहा, सम्मान दिया, पेंशन दी, हमारे घर तक राहत पहुंचाई। तो हम तो जनता के मुंह से सुन रहे हैं 80 की 80 सीटें आएंगी। आप देखिएगा इस 80 में बार से रिकॉर्ड 80 सीटें टूटेगा। हैं, लेकिन आप देवरिया से दिल्ली कब आ रहे हैं? कुछ सोचा है आगे का? आप जब चाय पिलाने बुलाएंगी हम दिल्ली आएंगे। बाकी मैं पार्टी का कार्यकर्ता पार्लियामेंट की हूँ। बात कर रही हूँ सर, चाय तो पिलाएंगे, चाय पे चर्चा भी करेंगे, मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। देखिए, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है। और जहां कहती है दरी बिछाने से लेके, हम सब दरी बिछाने से लेके झंडा लगाने तक का काम करते हैं। पार्टी दरी बिछवाएगी, दरी बिछाएंगे, झंडा लगाने कहेगी, झंडा। शलभ जी धन्यवाद, अपने बहुत मुद्दों पर, धन्यवाद आपका। इतने प्रादेशिक और नेशनल मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। मुझे पता है कि आप बहुत सारी रैलियों में, बहुत चीजों में व्यस्त हैं, खाने भी आप बनाते हैं, एसएचओ को भी हड़का देते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे। आप ऐसे हैं। अच्छी बात है कि एक पत्रकारिता वाला बैकग्राउंड है, तो पब्लिक के इमोशंस और रियल इश्यूज को समझकर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वाया पॉलिटिकल पावर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद निहारिका जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा आपका शो। थैंक यू शलभ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।